भारत एक ऐसा देश जहां हजारों रहस्यमयी धरोहरें हैं जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। हर कदम पर यहाँ इतिहास जीवित है, कभी मंदिरों की दीवारों पर उकेरा गया तो कभी किलों की चुप्पी में दफन। सदियों पहले बिना किसी आधुनिक साधन के बनाए गए ये स्थापत्य आज भी मजबूती और सुंदरता की मिसाल हैं। इन धरोहरों को देखकर आज भी यही एहसास होता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ निर्माण नहीं करते थे, वो समय को पत्थरों में कैद कर देते थे। यही तो असली भारत है, जहां हर दीवार बोलती है और हर पत्थर इतिहास सुनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 1, पत्तदकल। उत्तर और दक्षिण भारतीय स्थापत्य का अनोखा संगम। भारत के दक्षिणी भाग में बसा पत्तदकल केवल पत्थरों का समूह नहीं, बल्कि सदियों पुराने उस युग की झलक है जब कला और धर्म ने एक साथ सांस ली थी। ये जगह आज भी इस बात की गवाही देती है कि भारतीय स्थापत्य कितना उन्नत और विविधतापूर्ण था। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित यह स्थल कर्नाटक के बागलकोट जिले में मालप्रभा नदी के किनारे स्थित है, जहां समय मानो ठहर गया हो। 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच चालुक्य वंश ने यहां जो निर्माण कार्य कराया वह उत्तर भारत की नागर शैली और दक्षिण की द्रविड़ शैली का अद्भुत मेल है। हर मंदिर का आकार और मूर्तिकला इस बात का प्रमाण है कि उस युग के कारीगर केवल निर्माणकर्ता नहीं, बल्कि इतिहास के सृजनहार थे। पत्तदकल में कुल 10 प्रमुख मंदिर हैं, जिनमें विरूपाक्ष मंदिर सबसे भव्य है। यह मंदिर क्वीन लोक महादेवी ने अपने पति राजा विक्रमादित्य द्वितीय की विजयों के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसकी दीवारों पर रामायण, महाभारत और भागवत पुराण के दृश्य इतने बारीकी से उकेरे गए हैं कि लगता है जैसे पत्थर नहीं, जीवंत पात्र हों। इनमें युद्ध, नृत्य और पूजा के दृश्य ऐसे दिखते हैं जैसे समय के भीतर किसी क्षण को हमेशा के लिए रोक दिया गया हो। विरूपाक्ष मंदिर की विशाल तोरण द्वार, नक्काशीदार खंभे और गर्भगृह की संरचना यह दर्शाती है कि स्थापत्य और गणित का कितना सटीक ज्ञान उस युग के शिल्पकारों को था। इतना ही नहीं, यहाँ के कई मंदिरों में प्रयोग की गई सममितीय योजना आज भी आधुनिक आर्किटेक्चर के लिए प्रेरणा है। पत्तदकल का अर्थ ही है राजाओं का तिलक स्थल, यानी वह जगह जहां चालुक्य राजाओं का राज्याभिषेक हुआ करता था। इस स्थान का धार्मिक और राजनीतिक दोनों रूपों में गहरा महत्व था। यहाँ की मिट्टी में सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि उस युग की मेहनत, भक्ति और कलात्मकता की खुशबू रची बसी है। जब कोई यात्री यहाँ आता है और मंदिरों के बीच खड़ा होकर हवा की हल्की सरसराहट सुनता है, तो उसे महसूस होता है कि ये पत्थर अब भी कुछ कह रहे हैं। शायद उस गौरवशाली भारत की कहानी जो अपने स्थापत्य से दुनिया को चकित करता था। नंबर 2, फतेहपुर सीकरी। अकबर की अधूरी राजधानी का रहस्य। उत्तर भारत की भूमि पर बसा फतेहपुर सीकरी एक ऐसा नगर है जो आज भी इतिहास के सबसे रहस्यमयी प्रयोगों में से एक माना जाता है। यह वही जगह है जहां सम्राट अकबर ने अपने सपनों की राजधानी बसाने का निश्चय किया था। एक ऐसी राजधानी जो सत्ता, धर्म और कला का संगम हो। 16वीं शताब्दी में जब यह शहर खड़ा किया गया, तब इसका हर हिस्सा सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध था। कहा जाता है कि अकबर ने यहाँ अपना साम्राज्य का केंद्र इसलिए बनाया क्योंकि यहीं सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे, जिनकी भविष्यवाणी से प्रेरित होकर अकबर को अपने उत्तराधिकारी का वरदान मिला था। यही कारण था कि इस शहर की नींव धार्मिक आस्था और कृतज्ञता के साथ रखी गई। लाल बलुआ पत्थर से बना यह नगर लगभग 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें महल, दरबार, मस्जिदें और बागान शामिल हैं। सबसे पहले जब आप इस शहर में प्रवेश करते हैं तो आपका स्वागत करती है बुलंद दरवाजा, दुनिया का सबसे ऊंचा द्वार, जो अपनी ऊंचाई और भव्यता से तुरंत यह एहसास कराता है कि आप किसी साधारण जगह पर नहीं, बल्कि एक ऐसे साम्राज्य की दहलीज पर हैं जिसने खुद को इतिहास में अमर कर लिया। इस दरवाजे की ऊंचाई लगभग 54 मीटर है और इसके निर्माण में लाल पत्थर और सफेद संगमरमर का संयोजन किया गया है। इस पर कुरान की आयतें उकेरी गई हैं, जो अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और उनकी समन्वयवादी सोच को दर्शाती हैं। फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला में सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ इस्लामी, हिंदू, जैन और फारसी स्थापत्य के तत्व एक साथ दिखाई देते हैं।
पंचमहल की 5 मंजिलों वाली इमारत से लेकर दीवान ए खास के संगमरमर के सिंहासन तक हर जगह अकबर की दूरदर्शिता और विविधता के प्रति सम्मान झलकता है। पंचमहल का निर्माण ऐसा है कि गर्मी के मौसम में भी हवा का संचार लगातार बना रहता है। यहाँ की खिड़कियां और जालियां इस तरह से बनाई गई हैं कि प्राकृतिक ठंडक अपने आप बनी रहती है। दीवान ए खास में वह प्रसिद्ध सिंहासन स्तंभ आज भी विद्यमान है, जहां अकबर अपने दरबारियों और विद्वानों के बीच बैठकर दीन ए इलाही के विचारों पर चर्चा किया करते थे। इस स्तंभ के केंद्र से फैली चारों दिशाओं की पुलनुमा शाखाएं दर्शाती हैं कि सम्राट सब धर्मों को समान दृष्टि से देखने की कोशिश कर रहे थे। कहा जाता है कि यहाँ टोडरमल, अबुल फज्जल और बीरबल जैसे विद्वानों की उपस्थिति में अनेक धार्मिक विमर्श होते थे, लेकिन जितनी तेजी से यह शहर बसा, उतनी ही रहस्यमयी ढंग से यह खाली भी हो गया। निर्माण के मात्र 10 साल बाद ही फतेहपुर सीकरी को छोड़ दिया गया। इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पानी की कमी सबसे बड़ी वजह थी। कुछ मानते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियां और राजधानी की सामरिक स्थिति भी इसके पतन का कारण बनी। आज यह शहर वीरान है, मगर इसकी गलियां अब भी उस द्वार की गूंज से भरी लगती हैं। जब आप लाल पत्थर की दीवारों के बीच चलते हैं तो लगता है जैसे कहीं से अकबर की आवाज अब भी सुनाई दे रही हो। सुलह ए कुल, यानी सबका भला, सबका सम्मान। फतेहपुर सीकरी हमें यह सिखाती है कि इतिहास केवल जीत या हार का नहीं होता, बल्कि सपनों के अधूरे रहने का भी होता है। यह शहर आज भी अकबर की उस महत्वाकांक्षा की निशानी है जिसमें उन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश की जहां धर्म और सत्ता एक साथ चल सके। पर समय ने तय किया कि यह सपना अधूरा ही रह जाए, और यही अधूरापन इस शहर को आज भी रहस्यमयी बनाए रखता है। नंबर 3, सांची स्तूप। पत्थरों में बंद बुद्ध का संदेश। भारत की धरती पर बौद्ध धर्म के उत्थान और प्रसार की जो कहानी लिखी गई, उसमें सांची स्तूप एक जीवित प्रतीक की तरह खड़ा है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित यह प्राचीन धरोहर केवल स्थापत्य का नमूना नहीं, बल्कि मानवता, शांति और करुणा का पत्थरीला ग्रंथ है। इसका निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था, जब उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का त्याग कर बुद्ध के मार्ग को अपनाया। सांची का स्तूप न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में बौद्ध स्थापत्य का सबसे प्राचीन और भव्य उदाहरण माना जाता है। यह विशाल अर्धगोलाकार स्तूप लगभग 120 फीट चौड़ा और 54 फीट ऊंचा है। इसके चारों दिशाओं में बने तोरण द्वार यानी गेटवे इस स्थल की सबसे बड़ी विशेषता है। इन तोरणों पर जीवन के हर चरण को दर्शाने वाली मूर्तिकला इतनी बारीकी से उकेरी गई है कि हर दृश्य किसी जीवित कहानी की तरह दिखाई देता है। यहाँ बुद्ध के जीवन के प्रसंगों को सीधे तौर पर नहीं, बल्कि प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है। जैसे अश्वारोही घोड़ा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, बरगद का पेड़ उनके ज्ञान प्राप्ति का, और चक्र उनके उपदेशों का प्रतीक। यह बौद्ध दर्शन की उस सूक्ष्म परंपरा को दिखाता है जहां विचार शब्दों से नहीं, प्रतीकों से व्यक्त किए जाते थे। सांची के चारों प्रवेश द्वारों में से प्रत्येक एक दिशा की ओर खुलता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, जो जीवन के चक्र और संतुलन का प्रतीक है। इन द्वारों की मूर्तिकला में रामायण और जातक कथाओं के दृश्य भी मिलते हैं, जो यह दिखाते हैं कि बौद्ध धर्म भारतीय संस्कृति से अलग नहीं था, बल्कि उसका विस्तार था। इतना ही नहीं, इन तोरणों की बनावट इस तरह की गई है कि सूरज की रोशनी पूरे दिन अलग अलग कोणों से इन पर पड़ती रहती है, जिससे मूर्तियां समय के साथ बदलती रोशनी में जीवंत सी लगती हैं। इतिहासकारों का मानना है कि सांची के स्तूप का निर्माण कई चरणों में हुआ। सबसे पहले इसे ईंटों से बनाया गया था, बाद में शुंग और सातवाहन काल में इसे पत्थरों से ढककर बड़ा किया गया। इस दौरान इसकी दीवारों और तोरणों पर नई मूर्तियां जोड़ी गईं। इसके चारों ओर पत्थरों की रेलिंग और सीढ़ियां बनाई गईं, ताकि श्रद्धालु पूरे स्तूप की परिक्रमा कर सकें, जिसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। यह प्रक्रिया सिर्फ पूजा का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का भी हिस्सा थी। सांची केवल धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि शिक्षा और ज्ञान का केंद्र भी था।
यहाँ आसपास अनेक विहार, मंदिर और छोटे स्तूप स्थित हैं, जो उस युग में विकसित होते बौद्ध समाज की झलक देते हैं। यह स्थल दिखाता है कि 2000 साल पहले भारतीय वास्तुकारों को न केवल सौंदर्य की समझ थी, बल्कि संरचना और संतुलन का गहरा ज्ञान भी था। सांची स्तूप की सबसे अद्भुत बात यह है कि इतने लंबे समय के बाद भी यह संरचना लगभग वैसी ही खड़ी है जैसी हजारों साल पहले थी। न बारिश, न हवा, न समय का प्रभाव इसे झुका सका। जब कोई यात्री यहाँ आता है और स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा करता है, तो उसे महसूस होता है कि यह केवल पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि शांति और करुणा की वह ऊर्जा है जो आज भी वातावरण में गूंजती है। सांची हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि विचारों में होती है, और यही संदेश आज भी इन पत्थरों में बंद है। नंबर 4, कोणार्क सूर्य मंदिर। समय का रथ और पत्थरों की भाषा। ओडिशा के तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर भारत की स्थापत्य प्रतिभा का ऐसा उदाहरण है जो आज भी विज्ञान और कला की सीमाओं को चुनौती देता है। 13वीं शताब्दी में गंगवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा निर्मित यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है, और इसकी पूरी संरचना को एक विशाल रथ के रूप में गढ़ा गया है, जिसे 7 घोड़े खींच रहे हैं और जिसके 12 जोड़े पहिए वर्ष के 12 महीनों का प्रतीक हैं। हर पहिए की तीलियां समय का प्रतीक है, जिन्हें देखकर प्राचीन लोग दिन और रात के घंटे मापते थे। यह अपने आप में एक वैज्ञानिक चमत्कार था। कहा जाता है कि मंदिर का मुख्य गर्भगृह अब नष्ट हो चुका है, पर जो बचा है वह आज भी स्थापत्य, कला और गणित की उस ऊंचाई का परिचायक है जिसे भारत ने सदियों पहले प्राप्त कर लिया था। कोणार्क का अर्थ है सूर्य का कोना, यानी वह स्थान जहां से सूर्य का उदय सबसे पहले दिखाई देता है। इस मंदिर को इस तरह बनाया गया था कि जब सुबह की पहली किरण पड़ती थी तो वह सीधे भगवान सूर्य की मूर्ति पर गिरती थी। यह वास्तु योजना इतनी सटीक थी कि आज भी यह रहस्य है कि उस समय बिना किसी तकनीकी उपकरण के यह गणना कैसे संभव हुई। मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट और क्लोराइट पत्थरों से हुआ है, जिन्हें दूर दूर से लाकर जोड़ा गया था। दीवारों पर नक्काशियां जीवन के हर रूप को दर्शाती हैं, युद्ध, नृत्य, संगीत, प्रेम और अध्यात्म, जो बताती हैं कि यह सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू का उत्सव था। मंदिर के प्रवेश द्वार पर बने 2 विशाल पत्थर के सिंह और उनके नीचे झुके हुए हाथी शक्ति और संतुलन का प्रतीक हैं। यह न केवल मूर्तिकला की उत्कृष्टता दिखाते हैं, बल्कि उस युग के स्थापत्य शिल्पियों की गहरी समझ का प्रमाण भी है। मंदिर की दीवारों पर सूक्ष्म कला इतनी जीवंत है कि ऐसा लगता है जैसे पत्थर सांस ले रहे हों। यहाँ की नक्काशियां केवल सजावट नहीं है, बल्कि हर आकृति के पीछे गहरा अर्थ छिपा है। सूर्य देव के रथ के पहियों में उकेरी गई ज्यामितीय आकृतियां यह दर्शाती हैं कि गणित और अध्यात्म उस युग में कितनी गहराई से जुड़े हुए थे। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर की चोटी पर कभी एक विशाल लोहे का चक्र था, जिसे सूर्य की रोशनी परावर्तित करती थी और वह दूर से चमकते सूर्य जैसा प्रतीत होता था। कहा जाता है कि यह चक्र समुद्र में दूर तक नौकाओं के लिए दिशा संकेतक का काम करता था। समय के साथ समुद्री हवाओं और आक्रमणों के कारण मंदिर का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया, लेकिन जो बचा हुआ है वह आज भी उतना ही भव्य और रहस्यमय है। कोणार्क सूर्य मंदिर केवल स्थापत्य की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से भी गहन महत्व रखता है। यह दिखाता है कि भारतीय संस्कृति में सूर्य केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन, समय और ऊर्जा का प्रतीक है। यहां पत्थर बोलते हैं और हर दीवार उस युग की कहानी कहती है जब इंसान ने आस्था के साथ साथ गणना और विज्ञान को भी एक ही सूत्र में पिरो दिया था। जब कोई यात्री इस मंदिर के सामने खड़ा होता है और सुबह की पहली किरण रथ के पहियों को छूती है, तो उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि समय का पत्थरों में लिखा हुआ ग्रंथ है, जो बताता है कि भारत में धर्म और विज्ञान कभी अलग नहीं थे, बल्कि एक ही सूर्य की तरह साथ चमकते थे। नंबर 5, हम्पी। खंडहरों में गूंजती प्राचीन समृद्धि की आवाज। दक्षिण भारत की भूमि पर फैला हम्पी आज भले ही खंडहरों का शहर लगता हो, लेकिन कभी
यह विजयनगर साम्राज्य की भव्य राजधानी हुआ करता था। 14वीं शताब्दी में इसकी नींव पड़ी और अगले 200 वर्षों तक यह शहर दक्षिण भारत का राजनीतिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र बना रहा। तुंगभद्रा नदी के किनारे फैला यह नगर लगभग 26 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, जहां महलों, मंदिरों, बाजारों और बागों का एक सुव्यवस्थित संसार बसता था। कहा जाता है कि अपने चरम काल में हम्पी इतना समृद्ध था कि विदेशी यात्री इसे सुनहरे शहर के नाम से पुकारते थे। लेकिन जब विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ तो यह वैभवशाली नगरी कुछ ही दिनों में खंडहर बन गई। आज इसके अवशेषों में इतिहास की वह गूंज अब भी सुनाई देती है जो समय के शोर में भी दब नहीं सकी। हम्पी की सबसे प्रसिद्ध इमारत है विरूपाक्ष मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। इसकी ऊंचाई लगभग 160 फीट है और यह अब भी पूजा के लिए सक्रिय है। मंदिर की दीवारों और खंभों पर उकेरी गई मूर्तियां उस युग की कलात्मकता का परिचय देती हैं। यह मंदिर इस बात का प्रमाण है कि धार्मिकता और स्थापत्य एक दूसरे के पूरक थे। इसके अलावा विठल मंदिर परिसर में बना प्रसिद्ध रथ मंदिर हम्पी की पहचान बन चुका है। यह रथ पूरी तरह ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है और इसके पहिए इतने सटीक रूप से तराशे गए हैं कि लगता है मानो वे अब भी चल पड़ेंगे। इसी परिसर में संगीत स्तंभ हैं, जिन पर हल्के से थपकी देने पर अलग अलग सुरों की ध्वनि निकलती है। यह आज भी एक वैज्ञानिक और स्थापत्य रहस्य बना हुआ है। हम्पी के लोटस महल, हजारा राम मंदिर और रानी स्नानागार जैसी संरचनाएं इस बात को दर्शाती हैं कि यहाँ का शहरी नियोजन कितना उन्नत था। लोटस महल का नाम उसकी पंखुड़ी नुमा आकृति के कारण पड़ा, जहां प्राकृतिक वायु संचार के लिए अद्भुत वास्तु तकनीक अपनाई गई थी। उस युग में बिना किसी मशीन या पंखे के गर्मियों में भी यहां ठंडक बनी रहती थी। यह दर्शाता है कि उस समय के वास्तुकारों को जलवायु और विज्ञान का कितना ज्ञान था। हम्पी की गलियों में चलते हुए हर पत्थर जैसे अतीत की कहानी कहता है। बाजारों के अवशेष बताते हैं कि यहाँ हीरे, मसाले और रेशमी वस्त्रों का व्यापार होता था और विदेशी व्यापारी यहाँ सौदों के लिए दूर दूर से आते थे। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पाइस ने अपनी यात्रा में लिखा कि हम्पी की गलियां सोने से सजी लगती हैं। लेकिन 1565 में तालीकोट की लड़ाई के बाद जब विजयनगर साम्राज्य पराजित हुआ तो यह गौरवशाली शहर लूट लिया गया और राख में बदल गया। आज यूनेस्को द्वारा संरक्षित हम्पी खामोश है, लेकिन उसकी हर दीवार, हर स्तंभ और हर टूटी मूर्ति उस स्वर्ण युग की गवाही देती है जब भारत की समृद्धि और स्थापत्य दुनिया के लिए एक मिसाल थी। जब सूरज ढलता है और इन खंडहरों पर हल्की रोशनी पड़ती है तो लगता है जैसे वे पत्थर अब भी उन गुमनाम कारीगरों की मेहनत को याद कर रहे हों जिन्होंने अपनी आत्मा इन दीवारों में उतार दी थी। नंबर 6, कुंभलगढ़ किला, दीवारों में कैद। अमर प्रताप की गाथा, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में बसा कुंभलगढ़ किला भारत के गौरव और शौर्य का प्रतीक है। यह वही स्थान है जहां राजपूताना की आत्मा आज भी जीवित महसूस होती है। 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित यह किला 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी दीवारें लगभग 36 किलोमीटर लंबी हैं, जिन्हें अक्सर भारत की ग्रेट वॉल कहा जाता है। यह दीवार चीन की महान दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। किले की संरचना इतनी सुदृढ़ है कि यह सदियों तक दुश्मनों के लिए अभेद्य रहा। कुंभलगढ़ का निर्माण केवल सैन्य दृष्टि से नहीं बल्कि वास्तुशिल्प के लिहाज से भी असाधारण था। किले में 7 विशाल द्वार, 360 से अधिक मंदिर और अनेक महल स्थित हैं। कहा जाता है कि यहाँ का मुख्य महल बादल महल ऊंचाई पर इस तरह बनाया गया है कि वहां से पूरा क्षेत्र दृष्टिगत हो सके। इसकी नक्काशीदार दीवारें और झरोखे राजपूत स्थापत्य की सुंदरता को प्रकट करते हैं। किले की जल संरचना भी उल्लेखनीय है। यहाँ बनाए गए तालाब और कुंड वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए इस तरह बनाए गए थे कि युद्ध या घेराबंदी के दौरान भी यहाँ पानी की कमी नहीं होती थी। यह किला महाराणा प्रताप का जन्म स्थान भी है, जो मेवाड़ के सबसे वीर योद्धाओं में गिने जाते हैं। उनके बचपन की कहानियां इसी किले की दीवारों में दर्ज हैं।
इतिहास बताता है कि जब मुगल सेनाएं कुंभलगढ़ को जीतने आईं, तो कई बार घेराबंदी की गई, लेकिन यह किला लंबे समय तक अडिग रहा। कहा जाता है कि इसे जीतने के लिए दुश्मनों को कई प्रयास करने पड़े और तब भी विजय केवल छल से मिली, बल से नहीं। कुंभलगढ़ की वास्तुशैली राजपूत दृढ़ता और सूक्ष्म सौंदर्य का संगम है। पत्थरों से बना यह किला न केवल युद्ध का प्रतीक है, बल्कि वह उस युग की इंजीनियरिंग का चमत्कार भी है, जब बिना किसी आधुनिक उपकरण के इतनी विशाल संरचना को सटीक संतुलन के साथ बनाया गया। रात में जब किला रोशनी से जगमगाता है, तो लगता है जैसे अतीत फिर से जीवित हो उठा हो। हवा में तलवारों की टकराहट और जय घोष की गूंज सुनाई देती है। कुंभलगढ़ हमें यह याद दिलाता है कि असली शक्ति किसी साम्राज्य की सीमाओं में नहीं, बल्कि उसके लोगों की आत्मा में होती है। यह किला आज भी राजस्थान के गौरव, त्याग और वीरता का सजीव प्रमाण है। एक ऐसी दीवार जो समय के साथ पुरानी नहीं, बल्कि और भी मजबूत होती गई। नंबर 7, बृहदेश्वर मंदिर। 1 लाख टन पत्थरों से बनी भक्ति की मीनार तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के स्थापत्य इतिहास में एक ऐसी रचना है जो मानव क्षमता की सीमाओं को परिभाषित करती है। चोल वंश के महान सम्राट राजा राजा चोल प्रथम ने इसका निर्माण 1810 ईस्वी में करवाया था और आज 1000 साल बाद भी यह मंदिर उतनी ही मजबूती से खड़ा है जितना उस समय था। इस मंदिर का निर्माण बिना सीमेंट, लोहे या किसी आधुनिक उपकरण के किया गया, फिर भी इसकी दीवारें, शिखर और गुंबद पूर्ण संतुलन में हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण में लगभग 1 लाख टन ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग किया गया था, जो अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि तंजावुर के आसपास कहीं भी ग्रेनाइट खदानें नहीं थीं। इन भारी पत्थरों को 60 किलोमीटर दूर से हाथियों और लकड़ी के रथों पर लाकर स्थापित किया गया। मंदिर का सबसे अद्भुत हिस्सा है इसका विशाल शिखर, जिसे विमान कहा जाता है। यह 216 फीट ऊंचा है और इसके शीर्ष पर 80 टन वजन का एक गोलाकार ग्रेनाइट पत्थर रखा गया है। आज भी यह समझ पाना कठिन है कि बिना किसी आधुनिक मशीन के उस पत्थर को इतनी ऊंचाई पर कैसे स्थापित किया गया होगा। माना जाता है कि लगभग 6 किलोमीटर लंबा ढलान बनाकर धीरे धीरे इस विशाल पत्थर को ऊपर चढ़ाया गया। एक ऐसी तकनीक जिसे देखकर आधुनिक इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका गर्भगृह लिंगम के रूप में दिव्यता की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। यह लिंग लगभग 13 फीट ऊंचा है और इसे दक्षिण भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग माना जाता है। मंदिर के भीतर की भित्तिचित्र और दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां उस युग की कला, संगीत और संस्कृति का दस्तावेज हैं। इनमें देवताओं, नर्तकियों, योद्धाओं और नृत्य मुद्राओं के दृश्य दिखाई देते हैं। दीवारों पर प्राचीन तमिल लिपि में अंकित शिलालेख बताते हैं कि यह मंदिर न केवल धार्मिक स्थल था, बल्कि चोल साम्राज्य का प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र भी था। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसका स्थापत्य संतुलन है। पूरे परिसर को इस प्रकार बनाया गया है कि सूरज की रोशनी दिन के विभिन्न समयों पर अलग अलग कोणों से गर्भगृह को आलोकित करती है। यह योजना इस बात को दर्शाती है कि उस युग में खगोल शास्त्र और वास्तुशास्त्र कितनी गहराई से जुड़े हुए थे। मंदिर के भीतर नृत्य हॉल में बनी पत्थर की नर्तकियों की मूर्तियां इतनी जीवंत हैं कि लगता है मानो वे अगले क्षण सचमुच नाच उठेंगी। इतिहासकारों का मानना है कि बृहदेश्वर मंदिर केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह उस युग की राजनीतिक शक्ति और सांस्कृतिक श्रेष्ठता का भी घोषणा पत्र था। राजा राजा चोल ने इसे अपनी समृद्धि और ज्ञान की विरासत के रूप में बनवाया था। इस मंदिर का हर पत्थर उसकी दूरदर्शिता और उस युग की सामूहिक कला की कहानी कहता है। साल 1987 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया और आज यह दक्षिण भारत का गौरव माना जाता है। जब कोई यात्री मंदिर के विशाल प्रांगण में खड़ा होकर उसकी ऊंचाई की ओर देखता है, तो उसे एहसास होता है कि यह केवल पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि इंसान की अटूट श्रद्धा और परिश्रम का जीता जागता प्रमाण है। बृहदेश्वर मंदिर हमें यह सिखाता है कि जब कला, विज्ञान और आस्था एक साथ जुड़ते हैं,
तो परिणाम सिर्फ स्थापत्य नहीं बल्कि अमरता होता है। नंबर 8, आमेर किला, शीशों में झलकता राजपूताना वैभव। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर अरावली की ऊंची पहाड़ियों में स्थित आमेर किला भारत की स्थापत्य प्रतिभा, राजपूताना शौर्य और शिल्पकला का जीवंत प्रमाण है। यह किला 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया था, जो मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित यह किला बाहर से जितना दृढ़ और सामरिक रूप से सुरक्षित दिखता है, भीतर से उतना ही भव्य, कलात्मक और मोहक है। आमेर का इतिहास केवल युद्धों और राजाओं की गाथा नहीं है, बल्कि यह उस युग के विज्ञान, कला और संस्कृति का संयोजन भी है, जब निर्माण केवल शक्ति का नहीं बल्कि सौंदर्य का भी प्रतीक होता था। आमेर किला 4 स्तरों में विभाजित है: दीवान ए आम, दीवान ए खास, शीश महल और सुख निवास। हर स्तर पर स्थापत्य की परिपूर्णता दिखाई देती है। दीवान ए आम वह स्थान था जहां राजा जनता से मुलाकात करते थे। इसके विशाल खंभों और मेहराबों में राजसी भव्यता झलकती है। दीवान ए खास वह जगह थी जहां राजा अपने निजी मंत्रियों और दरबारियों से गुप्त सलाह मशविरा करते थे। लेकिन जो चीज सबसे अधिक चमत्कृत करती है वह है शीश महल, एक ऐसा कक्ष जो हजारों छोटे छोटे दर्पणों से सजाया गया है। कहा जाता है कि अगर इस कक्ष में केवल एक दीपक जलाया जाए तो वह हजारों तारों की तरह चमकता है। यह तकनीक केवल सजावट नहीं थी, बल्कि उस युग की ऊर्जा प्रतिबिंबन की समझ को भी दर्शाती है। सुख निवास नामक कक्ष में जलवायु नियंत्रण की अद्भुत तकनीक अपनाई गई थी। यहां संगमरमर की फर्श के नीचे पानी की पतली धाराएं बहती थीं, जो प्राकृतिक रूप से ठंडक बनाए रखती थी। बिना किसी आधुनिक मशीन या बिजली के गर्मियों में भी यहां वातावरण शीतल रहता था। यह भारतीय वास्तुकारों की वैज्ञानिक सोच का उत्कृष्ट उदाहरण है। किले में बने बगीचे, झरोखे और गलियां इस तरह से बनाए गए हैं कि हवा का प्रवाह हर दिशा से समान रूप से होता रहे। इतिहास की दृष्टि से आमेर किला कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। यह वही स्थान है जहां राजपूत और मुगल शक्तियों के बीच कूटनीतिक संबंध मजबूत हुए। यहां अकबर और राजा मानसिंह की मित्रता ने एक ऐसे युग को जन्म दिया जिसमें युद्धों की जगह संवाद और समझ ने ली। यही कारण है कि आमेर की वास्तुकला में हिंदू और मुगल शैली का अद्भुत संगम दिखाई देता है। नक्काशीदार झरोखे, संगमरमर की दीवारें, मुगल शैली के आंगन और राजपूती मीनारें सब एक ही संरचना में समरस होकर दिखाई देती हैं। किले तक पहुंचने के लिए सर्पिलाकार रास्ता बनाया गया है, जिसे पार करते समय किले की ऊंचाई और भव्यता दोनों महसूस होती हैं। इसके चारों ओर बनी विशाल दीवारें किसी अभेद्य दुर्ग की तरह सुरक्षा प्रदान करती थीं। आज भी यहां हाथियों की सवारी कर ऊपर तक जाने की परंपरा जीवित है, जो अतीत की शाही शान का प्रतीक है। शाम के समय जब सूरज की अंतिम किरणें आमेर की दीवारों पर पड़ती हैं, तो पूरा किला सुनहरी आभा से जगमगा उठता है। उस क्षण ऐसा प्रतीत होता है मानो सदियों पुराना इतिहास फिर से जाग उठा हो और महलों की दीवारों से धीमे स्वर में संगीत निकल रहा हो। आमेर किला यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया जा चुका है और आज भी हर वर्ष लाखों पर्यटक इसकी सुंदरता देखने आते हैं। यह किला हमें यह सिखाता है कि स्थापत्य केवल ईंट और पत्थर नहीं, बल्कि संस्कृति, बुद्धि और आत्मा का सम्मिलन है। आमेर की हर दीवार, हर झरोखा और हर सीढ़ी उस युग की कहानी कहती है जब मनुष्य ने कला और इंजीनियरिंग को एक ही सूत्र में बांध दिया था। नंबर 9, मेहरानगढ़ किला, नीले शहर का शौर्य प्रहरी। राजस्थान के जोधपुर शहर की ऊंचाइयों पर खड़ा मेहरानगढ़ किला राजपूताना इतिहास का वह अध्याय है जो शौर्य, शक्ति और सम्मान की मिसाल बन चुका है। समुद्र तल से लगभग 410 फीट ऊपर स्थित यह किला 1449 में राव जोधा ने बनवाया था और तब से लेकर आज तक यह जोधपुर की आत्मा बना हुआ है। मेहरानगढ़ शब्द का अर्थ है सूर्य का किला, जो इस बात का प्रतीक है कि मारवाड़ के शासक सूर्यवंशी माने जाते थे। इस किले की दीवारें इतनी विशाल और ऊंची हैं कि यह दुश्मनों के लिए लगभग अभेद्य था। यहाँ की प्रत्येक दीवार और द्वार किसी न किसी ऐतिहासिक कथा से जुड़ा हुआ है। विजय, त्याग और स्वाभिमान की कहानियां
जो समय के साथ पत्थरों में अंकित हो चुकी हैं। किले के अंदर प्रवेश करते ही जयपोल, लोहापोल और फतेहपोल जैसे द्वार मिलते हैं। इनमें से प्रत्येक द्वार किसी युद्ध या विजय की याद दिलाता है। किले के भीतर बने मोती महल, फूल महल, शीश महल और झांकी महल राजसी वैभव के प्रमाण हैं। मोती महल का नाम उसकी दीवारों पर की गई सफेद पलस्तर और चमकदार पॉलिश से पड़ा, जो मोतियों की तरह झिलमिलाती है। फूल महल दरबारों का केंद्र था, जहां राजसी सभाएं और नृत्य प्रस्तुतियां होती थीं। इसके अलावा शीश महल में लगे दर्पण और रंगीन कांच की जड़ाई अब भी वैसे ही चमकते हैं जैसे सदियों पहले चमकते होंगे। किले के भीतर का संग्रहालय भारत के सबसे समृद्ध संग्रहालयों में से एक है। यहाँ राजपूत काल के हथियार, पोशाकें, आभूषण, पालकियां, युद्ध ध्वज और प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र सुरक्षित रखे गए हैं। ये वस्तुएं न केवल शौर्य की झलक दिखाती हैं, बल्कि यह भी बताती हैं कि कला और संस्कृति उस समय जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। मेहरानगढ़ से नीचे दिखाई देने वाला नीला शहर एक अलग दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ के अधिकांश घर नीले रंग से रंगे हैं ताकि गर्मियों में तापमान कम रहे। यही दृश्य किले को ब्लू सिटी व्यू पॉइंट बनाता है। इतिहास बताता है कि नीले रंग का उपयोग मूल रूप से ब्राह्मणों के घरों में होता था, पर समय के साथ यह पूरे शहर की पहचान बन गया। किले के निर्माण से जुड़ी एक दिलचस्प कथा भी है। कहा जाता है कि जब राव जोधा ने इस पहाड़ी पर किले की नींव रखनी चाहिए, तो यहाँ के साधु चिड़ियानाथ ने विरोध किया। उन्हें मनाने के बाद उन्होंने एक बलिदान देने की शर्त रखी। एक व्यक्ति जीवित दफन किया जाएगा ताकि किला कभी न गिरे। उस व्यक्ति का नाम राजा रम्मार था, जिसकी समाधि आज भी किले के भीतर स्थित है। यह कथा राजपूताना, बलिदान और आस्था दोनों की गवाही देती है। आज यह किला केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक प्रतीक बन चुका है। यहाँ हर साल रिफोर्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जिसमें संगीत, नृत्य और पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन होता है। जब रात में पूरा किला सुनहरी रोशनी से नहाया होता है और नीचे फैला नीला शहर जगमगाता है, तो यह दृश्य ऐसा लगता है मानो इतिहास, संस्कृति और आस्था एक साथ जीवित हो उठे हों। नंबर 10, ग्वालियर किला, संगीत, इतिहास और साम्राज्य का संगम। ग्वालियर किला मध्य भारत के हृदय में बसा वह स्थापत्य चमत्कार है, जिसे देखने वाला हर व्यक्ति समय की गहराइयों में खो जाता है। 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह किला 3री शताब्दी से अस्तित्व में है और इसे इबह भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। कहा जाता है कि राजा सूरज सेन को कुष्ठ रोग था और संत ग्वालिपा ने उन्हें इस पहाड़ी के जल से ठीक किया। कृतज्ञ होकर राजा ने यहाँ एक दुर्ग का निर्माण करवाया और इसका नाम ग्वालियर पड़ा। यह किला अनेक साम्राज्यों की गवाही देता है। गुर्जर प्रतिहार, तोमर, मुगल, मराठा और ब्रिटिश सभी ने इसे अपने शासनकाल में नियंत्रित किया, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा स्वतंत्र रही। इसके अंदर बने मान मंदिर महल को राजा मान सिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। यह महल नीली टाइलों की नक्काशी और सूक्ष्म चित्रांकन के कारण स्थापत्य की दृष्टि से अनोखा है। इसकी दीवारों पर बने संगीत विषयक पैटर्न इस बात का संकेत है कि यह स्थान संगीत और कला का केंद्र रहा है। ग्वालियर किला भारत के महान संगीतज्ञ में तानसेन का भी घर था। कहा जाता है कि जब वे यहाँ राग दीपक गाते थे तो दिए अपने आप जल उठते थे। उनके सम्मान में हर वर्ष तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक है। यह किला इस प्रकार केवल युद्धों का नहीं, बल्कि संगीत, संस्कृति और ज्ञान का भी प्रतीक है। गुजरी महल इस किले की एक और अनमोल धरोहर है, जिसे राजा मानसिंह ने अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। आज यह एक संग्रहालय है, जिसमें 2000 वर्ष पुराने मूर्तिकला नमूने, प्राचीन सिक्के और हथियार प्रदर्शित हैं। किले के भीतर बने जलाशय, तोरण द्वार और सुरंगें इसकी रणनीतिक उत्कृष्टता का प्रमाण हैं। इसकी दीवारें इतनी मोटी हैं कि तोप के गोलों का असर भी नहीं होता था। मुगल सम्राट अकबर ने भी इस किले का उपयोग अपने राजनीतिक केंद्र के रूप में किया।
औरंगजेब के शासन में यह जगह राजनैतिक कैदखाना बन गई, जहां कई राजकुमारों को बंदी बनाकर रखा गया। समय के साथ यह ब्रिटिश शासन में भी सैनिक अड्डा बना, लेकिन इसकी ऐतिहासिक गरिमा कभी कम नहीं हुई। आज जब कोई इस किले के ऊंचे पर कोटे पर खड़ा होकर पूरे ग्वालियर शहर को देखता है, तो उसे एहसास होता है कि यह केवल पत्थरों की दीवारें नहीं, बल्कि सदियों का इतिहास है जो आज भी जीवित है। सूरज ढलते समय जब इस किले की दीवारों पर सुनहरी किरणें पड़ती हैं, तो लगता है मानो अतीत की कोई धुन हवा में तैर रही हो, वही धुन जो तानसेन ने कभी यहीं गाई थी। आज के वीडियो में इतना ही। भारत की ये धरोहरें केवल स्थापत्य नहीं, बल्कि इतिहास, विज्ञान और आस्था के जीवित प्रमाण हैं। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वजों ने केवल भवन नहीं बनाए, बल्कि समय को पत्थरों में बांध दिया। आमेर की चमक, मेहरानगढ़ की ऊंचाई और ग्वालियर की गूंज, ये सब मिलकर बताते हैं कि भारत की आत्मा अभी भी जीवित है। जब अगली बार आप इनमें से किसी स्थान पर जाइए, तो बस एक क्षण ठहरिए और हवा की आवाज सुनिए। आपको महसूस होगा कि इतिहास अब भी सांस ले रहा है।